अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, मुफाहमत की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बार फिर, और मुज़ाकरात का अहम मोड़ ऐसा लग रहा है कि आ गया, क्योंकि बैक टू बैक एक दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो मुफाहमत की खबरें आ रही हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द मिला है जिसमें ये उन तक इमरान खान साहब का बेसिकली पैगाम पहुंचाया गया है कि सदर आरिफ अलवी सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करें। बिलाखिर इमरान खान साहब को भी दराक हो गया है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। वो चेयरमैन पीटीआई जब गवर्नमेंट में थे तो उनसे बार बार मुज़ाकरात का कहा जाता था, तब उनकी स्टेटमेंट ये होती थी कि मैं तो दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सियासी जमातों से किसी सूरत हाथ नहीं मिलाऊंगा। इवन के उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि आए मिलते हैं, बैठते हैं और मिसाके जमहूरियत करते हैं या मिसाके मईशत करते हैं। लेकिन उस वक्त भी खान साहब चूंकि मकबूलियत की पीक पर थे और उनको लगता था कि ये उरूज इसी तरीके से रहेगा, और वो किसी सूरत मुज़ाकरात पर आमादा नहीं थे। और फिर वक्त बदला और अब वही खान साहब जेल में बैठकर खुद पैगाम भिजवा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो मुज़ाकरात के लिए हामी नहीं भरी जा रही। बहरहाल आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि निगरान वज़ीर इत्तलात ने शफकत महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी मुलाकात की है। क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? और सबसे अहम सवाल ये कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं वो इन हालात में एक दूसरे के लिए क्या कोई सियासी गुंजाइश पैदा कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। आज असद उमर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ जो हैं वो इंतखाबी मुहिम के लिए फ्री हों, यानी कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बड़े ठोस एविडेंस हैं और साइफर केस में भी ऐसा लग रहा है कि वो अपना दिफा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जिस अंदाज में मुकदमात में वो नामजद हैं, फिर 9 मई का जो सानहा हुआ उसके बाद जो तमाम तर सूरत हाल रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा जौक दर जौक हम देख रहे हैं कि एक सिलसिला, एक लाइन लगी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या इंटरव्यू में पार्टी से अलहदगी इख्तियार की जा रही है, बल्कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात की एक बरसात है, एक लंबी चार्जशीट फ़ारूक हबीब साहब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी। सानहे 9 मई का तमाम तर मलबा इमरान खान साहब पर डाला। इसके अलावा ओवरऑल एक लंबी चार्जशीट थी फ़ारूक हबीब साहब की। ये कितना हद तक डैमेज कर पाएगी, कितना नुकसान हो सकता है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और क्या मुज़ाकरात वाकई कामयाब होंगे या कोई एक आयवाश है, एक दो दिन मीडिया पर खबरें चलेंगी फिर ये मामलात वैसे के वैसे हो जाएंगे, या फिर वाकई कोई सीरियस एफर्ट्स जो हैं वो इस सिलसिले में होंगी। सारी सूरत हाल पर ज़रा आज तफसील से बात करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। इसके साथ साथ बड़े बाखबर और सीनियर जर्नलिस्ट राना इब्रार खालिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। अब हारून रशीद साहब, आगाज आपसे ही करूंगी। सर, मुफाहमत की बड़ी खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर। एक तरफ पीटीआई की जानिब से मुफाहमत की खबरें आ रही हैं, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सदर से पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई है और इमरान खान की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि वो किरदार अदा करें बाकी सियासी जमातों से मुज़ाकरात की। तो आपको लगता है सर कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए सियासी गुंजाइश पैदा करने पर राजी हो सकेंगी? इस वक्त हालात ऐसे हैं? देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के इंटरेस्ट को देखें और बाकी माशी हालात को देखें तो उन्हें एक पेज पे होना चाहिए और अपना अपना इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि जो सबका हमने देखा है कि पीटीआई का रवैया या बाकी जो भी हालात थे उस पे ये कोई एक पेज में आएंगे। लेकिन अगर ये कोशिश कर लेते हैं, अगर आए तो ये तो बड़ी अच्छी बात। इलेक्शन जो है वो फिर तरीके से कंडक्ट हो सके और एक पॉलिटिकल पार्टी आए जिसकी भी वजह की हो वो आए और अपने मामलात को और तो वो
राना इब्रार साहब, आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाब हो सकती है ये मूव? क्या सही मानों में वाकई ये मुज़ाकरात कोई फ्रूटफुल साबित हो सकेंगे? क्योंकि निगरान वज़ीर इत्तलात की भी आज शफकत महमूद से मुलाकात हुई है। कहाँ जा रही है सारी कहानी, ये क्या खबरें? जी देखे, ये एक कोशिश जो हो रही है, मुझे इसकी कोई खास कामयाबी का ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि 9 मई के बाद जिस तरह से हालात तब्दील हुए हैं ना, उसके बाद पीटीआई एक खास उसमें चली गई है कि अब दोबारा उसका मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में आना काफी मुश्किल लग रहा है। और अगले इलेक्शन के अंदर भी पीटीआई उस तरह से शायद नजर ना आए। तो ये मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है ठीक है कि हालांकि देखें, ये कितनी बड़ी अजमत की बात है मौलाना फजलुर रहमान की कि मौलाना साहब को जिस तरीके से पीटीआई क्रिटिसाइज करती रही है, वो अखलाकियात की तमाम हदूद को पार कर गए थे, मगर उसके बावजूद उनकी तरफ से ये बात करना बहुत बड़ी बात है। इसको पीटीआई के लिए तो ये एक नेमत से कम नहीं, मगर उसके बावजूद जो ताकतवर हलके हैं, मेरी जो इंफॉर्मेशन है, मैं इस मामले में बिल्कुल होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से 9 मई के वाकयात हुए और जो सबूत हैं इदारों के पास, वो बहुत ही मतलब खतरनाक किस्म के सबूत हैं कि पीटीआई अपने उस बैगेज के साथ दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में चल सके, वापस आ सके, मुझे इसकी कोई खास उम्मीद नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं हारून रशीद साहब, ये जिस तरह से अभी बात कर रहे थे राना इब्रार साहब की, ये काफी मुश्किल है पीटीआई के लिए अब दोबारा से, अगर कहते हैं कि दोबारा उसी तरीके से मेन स्ट्रीम पर आए, क्योंकि साइफर केस जिसमें पीटीआई के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म कार्रवाई अब 23 अक्टूबर तक मौखर कर दी गई है। अगर स्पेशली अगर इस केस की बात करें तो सर, क्या चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में अपना दिफा कर पाएंगे, जिस अंदाज में कहा जा रहा है कि बड़े ठोस एविडेंस हाथ लग चुके हैं? देखें, जहाँ तक पीटीआई का मेन स्ट्रीम पे आने का तल्लुक है, तो उसे एक प्लानिंग के तहत लाया गया था और उस प्लानिंग में पीटीआई फेल हुई है और पीटीआई ने किसी बाकी समय अपने दौरे हुकूमत में किसी पार्टी को पार्टी नहीं समझा। सारी अपोजिशन लीडर्स को वो सिर्फ ब्लैकमेल करते रहे और चोर डाकू कहते रहे हैं। वो एक सियासी शख्स जो होता है वो इस तरह की बातें नहीं करता, वो दूसरों को भी बर्दाश्त करता है और खुद भी अपना शादी जमात चलाता है, लेकिन उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो इस काबिल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक सियासी पार्टी नहीं है, क्योंकि उसके शासक उन्होंने न सीखी है, वो ना शासक के नजदीक से गुजरे हैं। इसलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सपीरियंस है, जो भी है, माजी को देखें और अपनी अपनी गलतियां ठीक करते, तो वो अगर मुल्क को बेहतर करते और मुल्क के जो हालात है वो आपके सामने ही है। जहाँ तक साइफर का तल्लुक है, तो साइफर एक एडमिटेड डॉक्यूमेंट है जो कि इन्होंने चेयरमैन पीटीआई ने एक आम जलसे में लड़ाया और एडमिट किया कि ये मेरे खिलाफ पॉलिसी हो रही है, और वो जल्दबाजी की। और उसमें फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, सेक्रेटरी और बाकी जो भी मुतल्लिका लोग हैं, वो सारे इसमें एक्यूज्ड हैं। तो सर, आपको फिर क्या लगता है कि अगर सजा हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है इमरान खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को? कम से कम ज्यादा से ज्यादा क्या सजा हो सकती है? नहीं, मैक्सिमम पनिशमेंट तो वहाँ पे 10 साल है। अच्छा, ऑफेंसेस लगे हुए हैं, लेकिन वो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि किस हद तक वो कोर्ट देगी सजा। ये तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर सजा कम करे या पूरी दे, कोर्ट का काम है। अच्छा राना इब्रार साहब, जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जा रहे हैं, सदाकत अब्बासी को हमने देखा, उस्मान डाल को देखा, इससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब जिस अंदाज में उनका जो गिरफ्तारी से पहले का स्टांस था, पहले जो बातें कर रहे थे, गिरफ्तारी के बाद जो उनका स्टांस था, पूरी एक चार्जशीट फ़ारूक हबीब साहब ने इमरान खान के खिलाफ पेश कर दी। आपको क्या लगता है, फ़ारूक हबीब के इस्तेहकाम पार्टी में जाने से पीटीआई को कोई बड़ा नुकसान हुआ है पीटीआई का, या इस्तेहकाम पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ है, या जो इल्ज़ामात लगाए इससे कोई नुकसान होता देख रहे हैं?
पीटीआई को? पहली बात तो ये है कि ये सारा जो सिनारियो आपने पेश किया, इसके नतीजे में मैं एक बात समझने में हकबा जानिब हूँ कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और अभी तक तजर्बे किए जा रहे हैं। ये है कि इनका माजी में किया जाने वाला हर तजर्बा नाकाम रहा। ये पीटीआई को बनाना और इस हद तक पहुंचाना, इक़्तिदार दिलवाना, मोस्ट पॉपुलर लीडर बनाना, ये सारा उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट ने किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? अब भी स्टैब्लिशमेंट ने सबक नहीं सीखा कि अगर पीटीआई को मतलब पीछे करने के लिए एक और नया तजर्बा किया जा रहा है तो हम उसको कैसे दुरुस्त कह सकते हैं। फर्रुख हबीब की सारी बातें दुरुस्त है। इमरान खान के बारे में जो उन्होंने की, ये बातें मैं पहले से कर रहा हूं। मैं तोशाखाना केस का मुजिद हूं। पहले ये सितंबर 2020 से मैंने इसको उठाया था, लेकिन बात यह है कि फर्रुख हबीब साहब ने बहुत सारी रेड लाइन क्रॉस की 9 मई को, और उसके बाद जो कौमी मुजरिम है 9 मई के वाकयात का, जो स्टेट पर हमले किए गए, स्टेट के अहम तरीन इदारे पर हमले किए गए, उसका जो भी मुजरिम बनता है उसको माफ क्यों किया जा रहा है? उन लोगों को सजाएं देनी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई इस तरीके से स्टेट पर हमला ना कर सके। लेकिन अब यह है कि मैं आपको बताऊं कि ये 2 महीने पहले पेमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 7 लोगों की लिस्ट दी गई थी पीटीआई के रहनुमाओं की। फर्रुख हबीब का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था कि ये बैन है, इनका नाम, इनकी खबर, इनका स्टेटमेंट टीवी पर नहीं आ सकता। वो नोटिफिकेशन अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और लाइव कवरेज दी गई तो वो नोटिफिकेशन कहां चला गया? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि बेशक फर्रुख हबीब ने ये बातें दुरुस्त की हैं। मैं तो दुरुस्त उस वक्त मानता था, हम तो ये सारी बातें कर रहे थे, मैं तो इसका विक्टिम हूं। मेरे खिलाफ पीटीआई गवर्नमेंट ने एफआईआर तक करवाई, मेरी फैमिली के खिलाफ एफआईआर हुई, मुझे मीडिया जांच से निकलवाएगा हम इन बातों की पादाश में। लेकिन फर्रुख हबीब साहब उस वक्त तो नहीं कर रहे थे ना। फर्रुख हबीब साहब तो अपने पूरे जज्बे के साथ स्टेट से लड़ रहे थे 9 मई को, और उसके बाद भी काफी टाइम तक उनके जो बयानात हैं, जो उनके अहकामात हैं, लोगों को जिस तरीके से उन्होंने कॉल करके उकसाया, ऑर्डर किया फलां जगह पहुंचो, वो सारी इदारों के पास कच्चा चिट्ठा मौजूद है फर्रुख हबीब का। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? गुड पीटीआई, बैड पीटीआई क्यों किया जा रहा है? जो मुजरिम है उसको सजा दें, मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी तो तब ये सिलसिला रुकेगा, वरना ये सिलसिला नहीं रुकेगा। ये हारून रशीद साहब, जो राना इब्रार साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप पर इतने सारे मुकदमात होते हैं, आप पर इतनी सारी चार्जशीट होती है। जिस तरह से इन्होंने फर्रुख हबीब साहब की भी मिसाल दी, दीगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा उनकी वीडियोस मौजूद हैं, 9 मई के वाकयात में वो प्रोवोक कर रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई और पार्टी ज्वाइन की या पीटीआई छोड़ी, उन पर मुकदमात भी खत्म हो गए और सब अच्छा हो गया। देखिए, जो भी मुद्दा होता है वो जब तक जुर्म करता है और पकड़ा नहीं जाता तो वो जुर्म करता रहता है, और वो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं। जब तहकीकाती अदारे या पुलिस या उनके खिलाफ एफआईआर होती है या कोई एक्शन होता है तो वहां पे जब उन्हें गिरफ्तार होते हैं तो वो सारा सच पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में दे देते हैं। अब फर्रुख हबीब साहब ने भी ये देखा है कि जब ये सच्चाई सारी वैसे भी सामने आ गई है और उनके खिलाफ क्या क्या केसेस है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी सच बोल ही दिया है कि क्या क्या हुआ था। इसलिए कि उनकी पार्टी ने मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दिया है और मुल्क बहुत पीछे गया है। तो ये बात ठीक, ये ठीक, तो अरुण जी ये ठीक अमल है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आपसे सारे गुनाह धुल जाते हैं या सारे केसेस खत्म हो जाते हैं? ये वो समझते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके खिलाफ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, वो उस केस से फारग तो नहीं हुए। तो उनकी अपनी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, कोशिश की है कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर केस रजिस्टर्ड है 9 मई वाले, जिस तरह बाकी कोई एविडेंस उसके खिलाफ है तो वो कार्रवाई
डेफिनेटली होगी। अगर एविडेंस कोई नहीं है तो फिर अब तक वैसे कितने लोगों के खिलाफ हुई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं? बहरहाल इब्रार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर, आप प्लीज। हाँ जी मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए, हारून साहब वकील हैं, कानून के रखवाले हैं, लॉ ऑफिसर हैं। क्या फर्रुख हबीब ने जाकर कोर्ट में वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त दी है कि उसे माफ कर दिया जाए, गलती हो गई थी माफ कर दिया जाए? कानूनी तरीकाकार ये है, जो कानून का रास्ता है कि आप अगर गिल्टी फील करते हैं जुर्म करने के बाद, तो आप कोर्ट में जाकर वादा माफ गवाह बनते हैं और फिर कोर्ट की मर्जी होती है जुर्म की संगीनी को देखकर कि वो माफ कर देती है कि नहीं माफ करती। अब ये लाहौर शहर का एक घर एमनेस्टी हाउस बन जाए, ये जो तजर्बा है में 100 बार हो चुके हैं, ये तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। अब एक और तजर्बा किया जा रहा है, तो कल को यही जो है ना, दुनिया सारी इसके ऊपर जा रही है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि जो कुछ बिजनेस टाइकून हर मुल्क में इस तरीके से पनप गए हैं, वो चाहे इंडिया हो, वो चाहे यूरोप के मुल्क हो, अमेरिका हो, यूके हो, कि वो लोग अब स्टेट से बड़े होते जा रहे हैं। स्टेट्स उनका की फिक्र करना शुरू कर दी है स्टेट्स ने, कि यही बिजनेस टाइकून अब इनके पास सरमाया इतना इकट्ठा होता जा रहा है कि ये स्टेट से भी बड़े हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, स्टेट्स को खरीद सकते हैं, स्टेट के इदारों को खरीद सकते हैं। कल को मैं आज आपके प्रोग्राम में ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि यही बिजनेस टाइकून साहब जो हैं, जिनके घर में एमनेस्टी मिल जाती है, ये जिस तरीके से चल रहे हैं, आज से 4-5 साल बाद स्टेट को इनकी फिक्र लाहक हो जाएगी कि क्यों हमने इतनी छूट दी, कि रियासती इदारों की मदद से इनके बिजनेस इतने प्रमोट हुए कि अब ये स्टेट से भी अमीर हो गए हैं और स्टेट को हाईजैक करने की पोजीशन पर पहुंच गए हैं। माजी में भी एक बिजनेस टाइकून है रियल स्टेट के, उन्होंने भी स्टेट को हाईजैक कर लिया। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप स्टेट को हाईजैक कर लें, या जितने भी लोग स्टेट के सामने खड़े हुए उनका अंजाम आपने देख लिया है। इमरान खान साहब भी एक वक्त ऐसा था जब अपने आप को अक्ले कुल समझते थे और वो सामने खड़े हुए, फिर आपने देखा कि अंजाम क्या हुआ। माजी में भी जो लोग खड़े हुए उनका अंजाम आपके सामने है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा है नैब में, तो वो जो बिजनेस टाइकून है मलिक रियाज साहब, नैब की इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ठीक है, बेनिफिशियरी तो वही है, 152 मिलियन पाउंड के बेनिफिशियरी तो वही है। ठीक है, नैब की इन्वेस्टिगेशन में उनको बुलाया तक नहीं गया। ठीक है, नैब के इन्वेस्टिगेशन में नहीं बुलाया गया, चले उनका नाम तक नहीं है। ये हाईजैक करना यही होता है। ठीक है, तो अब हारून रशीद साहब, अब जिस तरीके से बात हो रही है कि तमाम सियासी जमातों के लिए सियासी गुंजाइश पैदा करनी है, अभी राना इब्रार साहब जिस अंदाज में बात कर रहे हैं कि उन्हें तो कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही, लेकिन सर आपको लगता है कि इससे पहले भी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था जिसका बुनियादी मकसद यही था कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें और मुल्क में ऐसे हालात ना हो कि अल्लाह ना करे कि जमहूरियत को कोई खतरा लाहक हो। तो आपको लगता है कि तमाम हालात वाक़यात देखते हुए कहीं ना कहीं इदराक हो गया होगा हमारी सियासी जमातों का, क्योंकि जो सियासी जमातें थी उन्होंने, हमने देखा कि खूब अपने दौरे हुकूमत में अपने मुखालफिन के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जितना कर सकते थे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में रखा, खान साहब जिस अंदाज में धमकियां देते रहे, फिर ये 16 माह की गवर्नमेंट में जो कुछ भी होता रहा, अब नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, जिस अंदाज में वो जो गिले शिकवे करते हैं, तो अभी तक इदराक हो गया होगा इनको? देखिए, ये एक दफा पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे और जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता था और अल्टीमेटली फिर उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब शामिल थे और दुबई में ये तय हो गया था कि ये मामला सियासी तौर पे हम चलेंगे और हम किसी थर्ड पावर को इख्तियार नहीं देंगे और सियासत भी होगी और जमहूरियत भी होगी। लेकिन सब्सिक्वेंटली आपने देखा कि एक पार्टी को आगे कर दिया गया और उस मिसाक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया और एक ऐसी पार्टी आई जिसने सारी पार्टियों को नेगेट किया और अपनी मनमानी की और हद गिराफ की। अब भी
कोई हरज नहीं है, लेकिन मेरे ये होना नामुमकिन ही है, इसलिए कि पीटीआई का रिकॉर्ड कुछ एहतियाती नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना इब्रार खालिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। हारून रशीद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।